नमस्कार। मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनबास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम नागार्जुन की कविता के अनुभूति पक्ष साथ ही उसके शिल्प पक्ष पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न आपसे स्वतंत्र रूप से उनकी कविताओं के अनुभूति पक्ष पर भी पूछा जा सकता है या फिर उनकी कविता के शैल्पिक पक्ष को लेकर भी पूछा जा सकता है, अथवा संयुक्त रूप से ये भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जब काव्यगत विशेषताएं आपसे पूछी जाएं तो वहाँ आपको कविता का अनुभूति और शैल्पिक दोनों पक्षों को सुस्पष्ट करना पड़ेगा। और यदि अलग अलग पूछा जाता है तो आपको, यदि शैल्पिक पक्ष पूछा जाता है तो अनुभूति पक्ष बताने की जरूरत नहीं, केवल शैल्पिक पक्ष ही आप बताएं। और यदि अनुभूति पक्ष पूछा जाए या इसी प्रकार से शैल्पिक पक्ष पूछा जाए तो फिर आप अनुभूति पक्ष नहीं बताएं। कहने का आशय ये है कि जब आप उत्तर लिखें उससे पूर्व प्रश्न को बखूबी समझें कि प्रश्न किस तरह से है, और जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो उत्तर बखूबी लिख सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि विद्यार्थी प्रश्न को ठीक से समझे बिना उत्तर लिखना शुरू कर देता है और वो जो उत्तर है वो उससे संबद्ध नहीं होता है, उससे रिलेवेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर फिर नंबर कम आते हैं। तो मैं तो आपको ये राय देना चाहूँगा कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठें और जब प्रश्न हल करने लगें तो प्रश्न के लिए आप 2-3 मिनट का समय दीजिए। केवल ये नहीं कि हल्का सा उसको देखा और उत्तर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर आप ठीक से, हो सकता है कि उसमें प्रश्न कुछ और कह रहा है और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं या उससे रिलेवेंट नहीं है, तो फिर नंबर भी कम आते हैं। तो इसलिए प्रश्न को आप बखूबी समझ लें। मैंने आपसे बताया कि आज की इस वीडियो व्याख्यान में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कविता, नागार्जुन की जो कविता है उसके काव्य के शैल्पिक और अनुभूति पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं या उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं, और उन्हें मैथिली में भी कविता की थी। मैथिली में वो यात्री नाम से कविता करते थे, लेकिन हिंदी में उनको नागार्जुन के नाम से जाना गया। वे हमेशा यात्राएं किया करते थे, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव उन पर था। वो श्रीलंका तक भी गए, फिर मार्क्सवाद का भी उनकी कविताओं पर साफ प्रभाव नज़र आता है। तो इस तरह से नागार्जुन एक ऐसा कवि है जो सच्ची और आंखों देखी बात लिखता है, बड़ी निर्भीकता और बेबाकी से बात करते हैं। और यही कारण है कि जो प्रगतिवाद जो काव्यधारा है उसमें नागार्जुन का अपना एक अलग स्थान है। यदि इनकी कविता के अनुभूति पक्ष को हमको समझना है तो कुछ बिंदु हम निर्धारित कर सकते हैं जिसके माध्यम से कविता के अनुभूति पक्ष को बखूबी समझ सकते हैं। उसमें है उनका जो प्रकृति संसार है कविता में, उस प्रकृति संसार को देखा जा सकता है। जैसे युगधारा की कविता है रजनीगंधा, तो उस कविता में रात की रानी का जब वर्णन करते हैं, लेकिन ये वर्णन केवल रात की रानी का नहीं है बल्कि मुख्यतः सुगंध के प्रभाव का वर्णन है। और पुलकित होते तन मन जगती है वाणी, इसके अलावा कविता केवल रात की रानी पर ठहर नहीं जाती, उसमें परिवेश का उल्लेख है। कविता कहती है कि रजनीगंधा तुम खिलो रात की रानी, होम्लान भले यह जीवन और जवानी, तुम खिलो रात की रानी। और एक पंक्ति आती है कि मैं सड़ूं सही पर ताजी रहे कहानी, तुम खिलो रात की रानी। इस तरह से इसमें जीवन का जिस तरह से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य की सहयोगी है, मुक्तिदाता तभी तो हो म्लान भले यह जीवन और जवानी, तुम खिले रात की रानी। यह केवल प्रकृति प्रेम की कविता नहीं है बल्कि एक ही कविता में प्रकृति प्रेम भी है और व्यवस्था के प्रति घृणा भी है। नागार्जुन की ये बड़ी खासियत है कि उनका जो व्यंग होता है वो भी बड़ा मार्मिक होता है। उनका जो कटाक्ष है वो व्यवस्था को तिलमिला देता है। कहते हैं कि मैं सड़ूं सही पर ताजी रहे कहानी।
अगला जो बिंदु है जिसके माध्यम से उनकी कविता के अनुभूति पक्ष को हम बखूबी समझ सकते हैं, उसमें है मनुष्य और पशु। तो प्राय जो प्रकृति चित्रण का अर्थ होता है वो पेड़ पौधे, हवा, बादल, पहाड़, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारों का चित्रण, लेकिन पशु भी इस प्रकृति के अंग हैं और यह बात अक्सर भुला दी जाती है। जब से मनुष्य है तभी से पशु हैं। उसके साथ और जिस तरह पेड़ पौधे, पहाड़ का जो समुचित चित्रण कविता में देखने को मिलता है, उस तरह से पशुओं का प्राय नहीं मिलता। तो जब से मनुष्य है तभी से पशु है। उसके साथ और जिस तरह से पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र हैं, इसी तरह से पशु उनके मनुष्य के साथ रहे हैं, तो कविता में उनको भी स्थान दिया जाना चाहिए, कहने का आशय है। तो बाबा नागार्जुन इस बात का बखूबी ध्यान रखते हैं और वो कविता करते हैं। आप सोच नहीं सकते कविता का विषय नेवला भी हो सकता है, ये बाबा की ही खासियत है। इसके अलावा जो सुअर जिसको कहते हैं, जो गंदगी के ढेर में रहते हैं, उस पर भी कविता नागार्जुन करते हैं। तो ये नागार्जुन की काबिलियत जो है वो स्वतः सिद्ध हो जाती है। वो लिखते हैं, पैने दांतों वाली धूप में पसर कर लेटी है, मोटी तगड़ी अधेड़ मादा सुअर, जमुना किनारे मखमली दूबों पर पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेटी है। तो इस प्रकार कविता का संपूर्ण सौंदर्य शास्त्र यहाँ मिलता है, अर्थात जीवन का क्षुद्रतम अंश भी कविता के लिए पवित्र है तथा जीवन का प्रत्येक कण कवि की संवेदना को जगाने में सक्षम है। एक मादा सुअर जो धूप में पसर कर अपने छौनों को दूध पिला रही है, वह भी नागार्जुन की संवेदना की हकदार है, क्योंकि यह भी तो मादरे हिंद की बेटी है। यहाँ इस कविता में जीवन की क्षुद्रता का ऐश्वर्य मिलता है और इसलिए यह कविता केवल एक मादा सुअर की कविता नहीं है। इसके अलावा जो दैनंदिन जीवन है, नित्यप्रति की जो घटनाएं हैं, उन पर भी कवि का ध्यान जाता है और जीवन के तलछट कहे जाने वाले जो गरीब गुरबों का जीवन है वो नागार्जुन के हृदय को द्रवित कर देता है। बड़ी विकरालता या बड़ी विकलता से नागार्जुन दैनंदिन जीवन के कार्य व्यापारों का और गरीबी का चित्रण करते हैं। घर में बच्चा बीमार है और गृहिणी फटी दरी पर बैठकर चावल चुन रही है, फिर बच्चे की दंतुन मुस्कान है जो मृतक में भी डाल देती है जान। इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन की कितनी छोटी छोटी बातें और चीज़ें रोक लेती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं और उन छोटी छोटी बातों से संपूर्ण जीवन दृष्टि बनती है। तो ये नागार्जुन की कविता की खासियत है। यदि राजनीतिक संवेदना की बात करें तो नागार्जुन का जो काव्य है उसमें एक बड़ा हिस्सा वो राजनीतिक कविताओं का भी है। उनकी जो कविता है वो उनके समकालीन कवि रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध उससे भिन्न है। नागार्जुन की जो राजनीतिक कविता है उसमें संघर्ष, विद्रोह और जनता की जय में विश्वास देखने को मिलता है। छोटी छोटी लड़ाई भी नागार्जुन को बेचैन कर देती है। वो एक कविता है गांधी, उसमें कुछ अलग तरह की संवेदना को उन्होंने शब्द दिए हैं। बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000, बस 5 मिनट। उनकी कविताओं में व्यंग की धार भी देखते ही बनती है। वो कबीर के बाद संभवतः व्यंग का बहुत बड़ा नाम है व्यंग के क्षेत्र में। ये निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंगकार अभी तक कोई नहीं हुआ। वास्तव में संवेदना की तीव्रता तथा एक पक्ष से प्रेम की अधिकता एवं दूसरे से घृणा ही हमें व्यंग की ओर ले जाती है। जैसा कि कोकिला से प्रेम और बंदूक से घृणा के द्वंद्व में ही कविता स्थित है। नागार्जुन कहते हैं, नफरत की अपनी भट्टी में तुम्हें गलाने की कोशिश की, मेरे अंदर बार बार ताकत भरती है। प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है मेरे कवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे देश में उद्भाव, उस रवि का नागार्जुन पूरी शक्ति से उस व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि इस प्रकार में
प्रहार में धार वहाँ आती है जहाँ आवेश शनियत होकर व्यंग का रूप ले लेता है और कत्थई दांतों की मोटी मुस्कान बेतरतीब मूछों की थिरकन बन जाती है। इस तरह भारत में ब्रिटेन की रानी के आने पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा, आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। तो इसमें बड़ा व्यंग कविता के माध्यम से नागार्जुन ने स्पष्ट किया है। कहने का आशय ये है कि जो नागार्जुन की कविता है उसमें जो संवेदना मिलती है वो जीवन की हर घटना को छूती है, जीवन के क्षुद्रतम अंश को छूती है और जीवन की सच्ची झांकी, सच्ची वानगी प्रस्तुत करती है। उसमें कहीं कोई लाग लपेट, कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देते हैं। वही फकड़ाना अंदाज, वही यायावरी वृत्ति, कबीर की भांति कि तू कहता कागद की देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो ये आँखों देखी सच्चाई को अपनी कविता में बयां करते हैं और यही कारण है कि पाठक पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, पाठक उससे प्रभावित होता है। अब हम चर्चा करते हैं उनकी शैल्पिक पक्ष पर। तो नागार्जुन की काव्य का जितना संवेदना पक्ष मजबूत है उतना ही अभिव्यक्ति पक्ष भी है। उनके अभिव्यक्ति पक्ष की सबसे बड़ी मजबूती उनकी भाषा है, जो कई स्तरों पर विशिष्ट और मौलिक प्रयोगों से युक्त है। नागार्जुन की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा का काव्य के अनुरूप होना। वे जड़ प्रगतिवादी कवि नहीं, इसलिए बादल को गिरते देखा है मैं काव्य के अनुरूप संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, यानी जो ऐसा विषय है उसके अनुरूप वो शब्दों का प्रयोग करने में, भाषा का प्रभाव मोड़ने में सक्षम कवि हैं। उनकी कविता में बिंब भी देखते ही बनता है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। उनकी जो प्रतीक योजना है वो भी बेजोड़ है। हरिजन गाथा में कृष्णावतार के मिथकीय प्रतीक का जो प्रयोग किया है, बादल को गिरते देखा है, मैं बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में पेश किया है। इसी प्रकार अकाल और उसके बाद में आंगन से ऊपर उठता धुआं, कोई का पंख खुजलाना जैसे प्रतीक प्रस्तुत किए हैं, वो कहीं न कहीं पाठक के मन में जगह बनाते हैं। पाठक को लगता है कि वो उसके दाएं बाएं आस पड़ोस के परिवेश के प्रतीक हैं और उनसे बहुत ज़्यादा कवि प्रभावित होता है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की जो भाषा है वो अत्यंत सशक्त व प्रयोगधर्मी है, जहाँ देशज से लेकर संस्कृत शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में आपको नागार्जुन की कविता के शैल्पिक पक्ष और अनुभूति पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आगे फिर हम किसी विषय को अगले वीडियो व्याख्यान में लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।